राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस ने एक कहानी गढ़ी कि आरएसएस ने न केवल स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था बल्कि उसके नेता अटल बिहारी वाजपेयी तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल भी रहकर आए थे। इस उदाहरण के आधार पर आरएसएस दावा करता है कि उसने भी राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया था। ये सही बात है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अटल बिहारी वाजपेयी जेल गए थे, लेकिन कहानी कुछ और है, तथ्य कुछ और कहते हैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी ने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग नहीं लिया, बल्कि उल्टा उन्होंने दो क्रांतिकारियों की मुखबरी की थी, जिसके कारण क्रांतिकारियों को सजा हुई और उनके गांव वालों को सामूहिक तौर पर 10,000 रुपए का जुर्माना भरना पड़ा। वो भी किसी और के कारण नहीं बल्कि अटल बिहारी वाजपेयी की गवाही के कारण, जो कि उन्होंने अंग्रेज सरकार की अदालत में क्रांतिकारियों के खिलाफ दी थी। वाजपेयी भारत छोड़ो आंदोलन की लड़ाई लड़ रहे थे या गवाही दे रहे थे या मुखबरी कर रहे थे, इन तीनों तथ्यों की सच्चाई जानेंगे आज के इस एपिसोड में। नमस्कार, मैं श्याम मीरा सिंह। दरअसल साल 1925 में डॉक्टर हेडगेवार ने आरएसएस की स्थापना की थी, जबकि देश को आज़ादी मिली थी साल 1947 में जाकर। इतने पर्याप्त टाइम होने के बावजूद देश के स्वतंत्रता आंदोलन में आरएसएस का योगदान नहीं मिलता, ढूंढने से भी नहीं मिलता। इस राष्ट्रीय शर्म से बचने के लिए संघ ने कुछ कहानियां गढ़ी, जिनमें से एक कहानी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अटल बिहारी वाजपेयी के जेल जाने की थी। वैसे वाजपेयी का जन्म आगरा के एक गांव बटेश्वर में हुआ था, लेकिन उनके पिता ने उन्हें ग्वालियर शहर के विक्टोरिया कॉलेज में बीए की पढ़ाई करने के लिए भेज दिया। उन्हीं दिनों साल 1942 में गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ दिया। तब अटल की उम्र करीब 18 साल हुआ करती थी। उस वक्त तक स्वतंत्रता आंदोलन बहुत आगे पहुंच चुका था और बड़े स्तर पर आम लोग भी स्वतंत्रता के लिए जूझ रहे थे। पत्रकार उल्लेख एनपी अपनी किताब द अनटोल्ड वाजपेयी पॉलिटिशियन एंड पैराडॉक्स में लिखते हैं कि वाजपेयी के पिता ने उन्हें और उनके बड़े भाई प्रेम को ग्वालियर इसलिए भेज दिया था ताकि वे उस समय गांधी के द्वारा चलाए जा रहे राजनीतिक आंदोलनों से दूर रहें। जब भारत छोड़ो आंदोलन अपने जोरों पर था, उन्हीं दिनों 27 अगस्त 1942 के दिन कुछ कांग्रेसी कार्यकर्ता आगरा के बटेश्वर गांव पहुंचते हैं, जो कि वाजपेयी का ही गांव था। उन दिनों वाजपेयी अपने भाई के साथ गांव आए हुए थे। भारत छोड़ो आंदोलन से उत्साहित कांग्रेसी कार्यकर्ता अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा लगाने लगे। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के इस जमावड़े के वक्त अटल और उनके बड़े भाई प्रेम भी वहां पर तमाशा देखने के लिए पहुंच जाते हैं। इसी बीच क्रांतिकारियों ने वन विभाग की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। वन विभाग ने इस बात की सूचना पुलिस को दे दी और अगले दिन पुलिस ने पूरे गांव को घेर लिया। जो मिला उसे अरेस्ट करना शुरू कर दिया। इसी कड़ी में अटल और उनके बड़े भाई भी पुलिस ने पकड़ लिए, क्योंकि क्रांतिकारी तो भाग चुके थे। वन विभाग की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में अटल को इस कारण 23 दिनों तक जेल में रहना पड़ा। आरएसएस इसी घटना को कहता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अटल बिहारी वाजपेयी को जेल हुई थी। इसी घटना को भाजपा की आधिकारिक वेबसाइट ने भी अपने यहाँ पर पब्लिश किया था कि वाजपेयी ने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था और 1942 में जेल में गए थे। लेकिन इस कहानी का दूसरा पक्ष कुछ और कहता है, जो इस पूरे मामले की पोल खोलकर रख देता है। कुछ सबूत बाद में निकले, जिनसे न केवल ये दावा फुस हो गया, बल्कि खुद अटल बिहारी वाजपेयी को स्वीकार करना पड़ा कि मैंने कुछ नहीं किया था, बल्कि उन पर उल्टे आंदोलनकारियों के साथ गद्दारी करने के आरोप भी लगने लगे। पत्रकार उल्लेख एनपी अपनी किताब में आगे लिखते हैं कि दावा बहुत सरल है कि भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने के कारण अटल बिहारी वाजपेयी और उनके भाई प्रेम जेल में रहने के कारण स्वतंत्रता सेनानी कहलाए। ये बात सत्य है, झूठ नहीं। लेकिन मजे की बात यह है कि कुछ पत्रकारों ने 1990 के दशक के आखिर में खोज निकाला कि वाजपेयी के स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लेने की कहानी का एक और पहलू है जो छुपाया गया। इस खुलासे के बाद कांग्रेस पार्टी ने वाजपेयी पर आरोप लगाया कि वे स्वतंत्रता संग्राम में भाग नहीं ले रहे थे, बल्कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उन्होंने अंग्रेजों के मुखबिर होने का काम किया था। आखिर क्या थे ये नए दस्तावेज, क्या थे ये सबूत जिनके आधार पर वाजपेयी के स्वतंत्रता सेनानी होने वाले पुराने ढोल के दावे फट गए? दरअसल साल 1998 तक वाजपेयी स्वयं भी तर्क देते रहते थे कि उनके राजनीतिक विरोधी उनकी छवि खराब करने के लिए ही उन पर मुखबरी के आरोप लगाते हैं, और ये आरोप सरासर गलत है। लेकिन तभी इन आरोपों को सही साबित करने के लिए कुछ दस्तावेज सामने आ जाते हैं। नवीन दस्तावेजों के बाद वाजपेयी डिफेंसिव हो जाते हैं। इन नए दस्तावेजों जैसे कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय अटल और उनके भाई प्रेम के द्वारा दी गई गवाही, आगरा के स्पेशल जज का जजमेंट और गांव के रजिस्टर में दर्ज केस की फाइनल रिपोर्ट,
इन दस्तावेजों को फ्रंटलाइन मैगजीन ने खोज निकाला। इन नए दस्तावेजों के सामने आने के बाद वाजपेयी ने फ्रंटलाइन को एक इंटरव्यू दिया। इस इंटरव्यू में वाजपेयी ने स्वीकार किया कि वे स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में भाग नहीं ले रहे थे, बल्कि केवल तमाशा देखने वाली भीड़ का हिस्सा बन थे। वाजपेयी खुद स्वीकार करते हैं कि 27 अगस्त 1942 को बटेश्वर में स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा की गई हिंसक घटनाओं में उनकी कोई भूमिका नहीं थी। वे केवल भीड़ के साथ थे और प्रदर्शनों को देख रहे थे। साल 1990 से लेकर 1998 में आए नवीनतम साक्ष्यों ने अटल और भाजपा को पहले ही असहज स्थिति में ला दिया था। सादा शब्दों में कहूं तो नवीनतम सबूतों ने संघ के क्रांतिकारी होने के दावों को फुस्सी नहीं कर दिया था, बल्कि उनको अंग्रेजों की मुखबरी करने का नया आरोप भी झेलना पड़ा। इस नई स्थिति ने वाजपेयी को सफाई देने पर मजबूर कर दिया। इसलिए फ्रंटलाइन को दिए इंटरव्यू में वाजपेयी ने खुद के स्वतंत्रता सेनानी होने वाले दावे से तो पल्ला ही छुड़ा लिया और मुखबरी के आरोप से बचने के लिए स्पष्टीकरण भी दिया। वाजपेयी ने इस इंटरव्यू में कहा कि जो कुछ मैंने देखा मैंने बता दिया था, मैंने किसी के खिलाफ नहीं बोला, मैंने कोई दावा नहीं किया और जो कुछ भी हुआ मैंने बता दिया। वाजपेयी की दलील थी कि उन्होंने किसी के खिलाफ कुछ नहीं बोला, लेकिन उन्होंने ये जरूर माना कि उन्होंने उर्दू में लिखे एक कबूलनामे पर बिना पढ़े हस्ताक्षर कर दिए थे। फ्रंटलाइन मैगजीन के अनुसार 1 सितंबर 1942 को वाजपेयी ने द्वितीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट एस हसन के सामने एक बयान पर हस्ताक्षर किए थे जो उर्दू में था। इस कबूलनामे में लिखा था कि मेरा नाम अटल बिहारी और पिता का नाम गौरी शंकर, मेरी जाति ब्राह्मण, साल 20 वर्ष, पेशा छात्र, पता बटेश्वर थाना बाहा, जिला आगरा। इस कबूलनामे में वाजपेयी ने अदालत में बयान दिया कि 27 अगस्त 1942 को करीब 2 बजे ककुआ उर्फ लीलाधर और महुआन वहां आए और भाषण दिया और लोगों को वन कानून को तोड़ने के लिए प्रेरित किया। करीब 200 लोग वन विभाग के कार्यालय गए और मैं अपने बड़े भाई के साथ भीड़ के पीछे पीछे गया। बटेश्वर वन विभाग के कार्यालय पहुंचा। मैं और मेरा भाई दोनों अलग थे और बाकी सभी लोग अंदर घुस गए। मैं वहां पर मौजूद लोगों में केवल ककुआ और महुआन 2 लोगों को जानता हूं और किसी का नाम नहीं जानता। मुझे लगा कि ईंटें गिरने लगी हैं। मैं नहीं जानता था कि दीवार कौन गिरा रहा था, लेकिन ईंटें गिर जरूर रही थी। मैं और मेरे भाई वहां से निकलकर मयापुरा की ओर जाने लगे और हमारे पीछे भीड़ थी। ऊपर बताए लोगों ने जानवरों के बाड़े से जोर जबरदस्ती से बकरियों को निकाल दिया और भीड़ बिचकौली की तरफ जाने लगी। उस समय फॉरेस्ट ऑफिस में 10-12 लोग थे। मैं 100 गज की दूरी पर था। सरकारी इमारत गिराने में मैंने उनकी कोई मदद नहीं की। उसके बाद हम अपने घर चले गए। ऊपर का ये कबूलनामा खुद वाजपेयी का दिया हुआ है। हालांकि वाजपेयी का ये कबूलनामा सेशन कोर्ट के मुकदमे क्रमांक 3/42 में आगरा के विशेष न्यायाधीश के सामने अभियोजन पक्ष या प्रोसिक्यूशन ने इस्तेमाल नहीं किया था। वाजपेयी द्वारा प्रेस को दी गई निर्णय की प्रति से यह स्पष्ट होता है कि उनका नाम मुकदमे में बिल्कुल भी शामिल नहीं था। एक तरह से वाजपेयी ने कहा कि उनके बयान की वजह से किसी क्रांतिकारी को जेल नहीं हुई। इस प्रकार अन्य राजनीतिक दलों द्वारा वाजपेयी पर यह आरोप टेक्निकली गलत है कि वे 1942 में सरकारी गवाह थे। हालांकि उन्होंने कबूलनामे पर हस्ताक्षर जरूर किए थे, ये सत्य है। भले ही यह कबूलनामा मुकदमे में यूज नहीं किया गया, ये अलग बात है, लेकिन इसमें भी एक झोल है। लेकिन उसे जानने से पहले ये जानते हैं कि किस प्रकार इन नए दस्तावेजों को भी शुरू में खुद वाजपेयी की ओर से भी खंडन किए जाने की कोशिश की गई थी। उन दिनों वाजपेयी से जुड़े इस मसले पर फ्रंटलाइन में छपी खबरों को दबाने के लिए वाजपेयी के वकील डॉक्टर NM घटाटे ने 15 जनवरी 1998 को फ्रंटलाइन के संपादक को एक पत्र भेजा गया, जो कि घटाटे के अनुसार श्री अटल बिहारी वाजपेयी के निर्देश पर लिखा गया था। पत्र में घटाटे ने लिखा कि वाजपेयी से जुड़े हुए दस्तावेज पूरी तरह फर्जी हैं और उनका उद्देश्य श्री वाजपेयी की छवि खराब करना है। यह उस दस्तावेज में कही इस बात से भी स्पष्ट होता है कि उसमें अटल बिहारी वाजपेयी के पिता का नाम गौरीशंकर बताया गया है, जबकि श्री अटल बिहारी वाजपेयी के पिता का नाम श्री कृष्ण बिहारी वाजपेयी है। कृपया ध्यान दें कि इन असत्य बयानों को, जिनके बारे में कि आप खुद जानते हैं कि वे असत्य हैं, का इस्तेमाल अगर आपके समाचार पत्र में किया गया तो आप पर कानूनी और दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन बाद में फ्रंटलाइन मैगजीन ने इस मामले को और एग्रेसिवली तरीके से हैंडल करना शुरू कर दिया और भी गवाह लाने शुरू कर दिए और भी सबूत लाने शुरू कर दिए। नवीनतम दस्तावेज सामने आने के कारण डिफेंसिव हुए वाजपेयी को फ्रंटलाइन को दिए इंटरव्यू में अपने ही वकील का खंडन करना पड़ गया। कबूलनामे पर अंग्रेजी में किए गए अपने साइन की प्रमाणिकता की पुष्टि भी अटल ने खुद की और स्वीकार किया कि नए दस्तावेज सही हैं। इस इंटरव्यू में वाजपेयी ने अपने ही वकील डॉक्टर NM घटाटे की बात का भी खंडन कर दिया।
और वाजपेयी ने फ्रंटलाइन को दिए इंटरव्यू में स्वीकार किया कि उन्होंने 1 सितंबर 1942 को अपने पिता का नाम गौरी शंकर बताया था, क्योंकि गौरी शंकर उनका घर का नाम था और गांव में लोग उन्हें गौरी शंकर के नाम से ही जानते थे। वाजपेयी ने फ्रंटलाइन के संपादक से बातचीत करते हुए कहा कि वे श्री घटाटे का पत्र वापस ले रहे हैं और उसी दिन उन्होंने एक पत्र फैक्स किया और उसमें लिखा कि मेरे वकील का 15/1/1998 को लिखा हुआ पत्र वापस लिया हुआ माना जाए। यहाँ एक छोटी सी बात और गौर करने की है कि वाजपेयी की आधिकारिक उम्र उस समय 18 वर्ष थी। कबूलनामे में बताई गई 20 साल की उम्र सही नहीं थी। वाजपेयी का जन्म 1924 में हुआ था और बटेश्वर कांड के समय वास्तव में वे 18 साल के ही थे, लेकिन उनके पिता ने उनका जन्म का साल 1926 लिखवाया था ताकि उन्हें ज्यादा समय तक सरकारी नौकरी करने को मिल सके। बहरहाल ऊपर की घटनाओं से साफ है कि 1998 तक सामने आए नए सबूतों ने आरएसएस और भाजपा के इस दावे को फुस कर दिया, जिसके अनुसार वे अटल बिहारी वाजपेयी को स्वतंत्रता सेनानी बताने की फर्जी कहानी गढ़ रहे थे। अगर 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी के कबूलनामे से जुड़े नवीनतम दस्तावेज सामने नहीं आते तो आप यही पढ़ रहे होते कि अटल बिहारी वाजपेयी स्वतंत्रता सेनानी थे और आरएसएस ने आज़ादी के आंदोलन में भाग लिया था। क्योंकि अब सारी हिस्ट्री ही व्हाट्सएप पर पढ़ी जा रही है, इसलिए असली इतिहास का कुछ मतलब नहीं बचता। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में आप खुद को स्वतंत्रता सेनानी क्या ये भी साबित कर सकते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन गांधी ने नहीं किया था, बल्कि अटल बिहारी वाजपेयी ने ही शुरू किया था। इंटरेस्टिंग बात यह है कि अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस से लेकर उनकी पुण्यतिथि तक आज भी कई वेबसाइटों द्वारा उन्हें स्वतंत्रता सेनानी बताया जाता है और इसका आधार बताया जाता है कि वे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल में गए थे। जब तक नए डॉक्यूमेंट्स नहीं आए तब तक तो खुद वाजपेयी भी अपने कबूलनामे के बारे में सावधानी पूर्वक बोलते थे और कहते थे कि ये तो 1971 से ही उनके राजनीतिक विरोधियों की चाल रही है, उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जाती है। लेकिन सवाल यह है कि इसे शुरू किसने किया। इसे लेकर बटेश्वर कांड से जुड़े स्वतंत्रता सेनानी लीलाधर वाजपेयी उर्फ ककुआ के ही बयान को समझना जरूरी है, जिनका नाम अटल बिहारी वाजपेयी ने अपनी गवाही में लिया था। पत्रकार उल्लेख एनपी अपनी किताब में लिखते हैं कि स्वतंत्रता सेनानी लीलाधर वाजपेयी उर्फ ककुआ ने एक इंटरव्यू में कहा कि वाजपेयी के बड़े भाई प्रेम ने एक लेख में दावा किया था कि वे और उनके भाई अटल बिहारी वाजपेयी बटेश्वर कांड में अग्रणी भूमिका में थे और उस दिन जो कुछ भी हुआ उसमें दोनों भाई शामिल थे। लीलाधर वाजपेयी जिला अदालत में उनके या किसी अन्य के खिलाफ कोई गवाही नहीं दी थी और न ही वे गवाह के रूप में पेश हुए थे। लेकिन ये भी बात सत्य है कि धारा 164 के तहत वाजपेयी का कबूलनामा अपराध में उनकी यानी कि लीलाधर वाजपेयी और ककुआ की भागीदारी साबित करता है। लीलाधर वाजपेयी कहते हैं कि अब वे हर तरह के उत्तरों के जरिए अपनी बेगुनाही बता रहे हैं। हालांकि उनकी गिरफ्तारी की घटना का प्रचार मैंने शुरू नहीं किया था। उन दोनों भाइयों ने ही स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा हासिल करने के लिए यह मुद्दा स्वयं उठाया था और अभी के इस विवाद के लिए भी ये दोनों ही जिम्मेदार हैं किसी भी रूप में। अगर हम यह भी मान लें कि मुझे मिली सजा के लिए भी जिम्मेदार नहीं थे, तब भी ये तो सत्य है कि पूरे गांव को 10,000 रुपये जुर्माना देना पड़ा था और इसके लिए तो निश्चित तौर पर वे दोनों भाई ही जिम्मेदार थे। इस पूरे घटनाक्रम से यही निष्कर्ष निकलता है कि टेक्निकली अटल अंग्रेजों के मुखबिर नहीं थे और ना ही वे उस मामले में सरकारी गवाह थे टेक्निकली, लेकिन उनकी गवाही से स्वतंत्रता सेनानियों और गांव वालों को संकट का सामना करना पड़ा, ये भी सत्य है। हालांकि आप सीधे तौर पर उन्हें मुखबिर नहीं कह सकते। वैसे अटल उस समय साहस दिखाकर इस मामले पर चुप भी रह जाते तो भी उन्हें स्वतंत्रता सेनानी कहा भी जा सकता था। लेकिन 1998 तक आए नवीनतम साक्ष्यों से ये तो स्पष्ट हो गया कि अटल बिहारी वाजपेयी आज़ादी के आंदोलन के स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे। इस खुलासे के बाद यही कहा जा सकता है कि आरएसएस को अपने फर्जी क्रांतिकारी की छवि गढ़ने के लिए अभी और अधिक मेहनत करने की जरूरत है। इस बार आरएसएस का झूठ पकड़ा गया, लेकिन व्हाट्सएप पर 50 साल पहले खोई हुई किसी की मार्कशीट, मेले में खोई हुई 8 साल की बच्ची, फौजी भाई का बर्थडे विश करने और सांप के रूप में देवता निकलने की खबरें जब व्हाट्सएप पर आज तक तैर रही हैं, तो मुझे भरोसा है कि आरएसएस के कथित क्रांतिकारियों की वीर गाथाएं भी व्हाट्सएप पर अनादिकाल तक यूं ही तैरती रहेंगी। वैसे जरूरी नहीं है कि सब लोग क्रांतिकारी हों, स्वतंत्रता सेनानी हों। आरएसएस चाहे तो इस मसले पर चुप रहकर भी अपनी इज्जत बचा सकती है, लेकिन नाखून कटाकर शहीद कहलवाने का कोई अर्थ नहीं है। बहरहाल ये एपिसोड था अटल बिहारी वाजपेयी पर और उन पर भी जो उन्हें स्वतंत्रता सेनानी कहते हैं और उन पर भी जो उन्हें मुखबिर बोलते हैं।
आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और चैनल सब्सक्राइब करते हुए ज़रूर जाइए, इससे हमारा मनोबल बढ़ता है और आपको भी आगे ऐसी वीडियो देखने को मिलती रहेंगी। तब तक के लिए नमस्कार।